हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10 साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पेन डाउन करने हैं अपने फेयर नोटबुक्स में, और ये आपके बनेंगे नोट्स। जब भी आप फाइनल एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले आप इन नोट्स को पढ़ के जा सकते हैं, जो आपके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट में आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बात हम सबको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होंगी जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होगी जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही है। बट बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं, अगर कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट करके दिया गया कि एक रिएक्शन हुई और उसके बाद वेसल गर्म हो गया, या एक रिएक्शन हुई जिसके बाद वेसल ठंडा हो गया, तो बताओ वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। सी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होने के कारण द वॉल्स ऑफ द वेसल बिकम हॉट, वेयर एज इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट गेट एब्जॉर्ब्ड, सो वॉल्स ऑफ द वेसल बिकम कोल्ड। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस की कॉम्बिनेशन की, या फिर जो हमारे पास एक रिएक्शन होती है जिसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं एसिड में, डाइल्यूशन रिएक्शन, या फिर हमारे पास जो डाइल्यूशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। द आंसर वुड बी दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। इसमें हीट रिलीज होती है और वेसल गर्म हो जाता है। अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो थर्मल डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आप एरो के ऊपर डेल्टा साइन लगाते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है मिथेनोइक एसिड का, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मिथेनोइक एसिड इज HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, और मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है आंट स्टिंग में। आंट स्टिंग जब भी चींटी हमें बाइट करती है स्किन में, वो रिलीज करती है मिथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन, इन्फ्लामेशन फील होती है। आपने एसिड बेस सोल्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर आपको एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो आपको बेस चाहिए होगा। अब क्योंकि ये एक वीक एसिड है और हम अपने स्किन पे यूज करने वाले हैं बेस को, सो माइल्ड बेस विल बी यूज। तो NaHCO3, जिसको आप बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, आप उसे रब कर सकते हैं फॉर द क्योर। इसी के साथ एक नेटल स्टिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है। नेटल स्टिंग, नेटल एक प्लांट है, उसका जो स्टिंग है वो भी मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है। तो उसका सॉल्यूशन यह है कि उसी के बगल में एक डॉग प्लांट प्रेजेंट होता है विच कंटेन अ माइल्ड बेस, आप उसको भी क्रश करके रब कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स और उसके रिलेटेड कोरोजन। Fe2O3.XH2O, ये है हमारे पास रस्टिंग का फॉर्मूला। रस्ट का फॉर्मूला रेडिश ब्राउन इसका कलर होगा। सिल्वर, चांदी काली पड़ती है बिकॉज ऑफ Ag2S, सिल्वर सल्फाइड के कारण। थर्ड हमारे पास है CuCO3.CuOH2, कॉपर के कोरोजन का फॉर्मूला है, जिसकी वजह से कॉपर के बर्तन हो जाते हैं ग्रीन। तो आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी कलर ऑफ द कोरोजन के बेसिस पे, कि आपके पास मेटल गिवन होगा और आपको आइडेंटिफाई करना होगा उस मेटल पे कोरोजन का क्या कलर होगा और उसका क्या केमिकल फॉर्मूला होगा। अगला कॉन्सेप्ट बनता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे। आपको पता है किसी भी कंपाउंड के साथ देर आर सर्टेन वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आपसे पूछा जा सकता है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है, कि आप बताइए ऐसा सोल्ट जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो। जैसे बेकिंग सोडा है तो उसको एनहाइड्रस सोल्ट बोलेंगे। एक ऐसा सोल्ट बताइए जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा है, तो ये हाइड्रेटेड सोल्ट है। कई बार आपके पास दो सोल्ट गिवन होंगे और आपको पहचानना होगा इनमें से हाइड्रेटेड कौन से हैं, एनहाइड्रस कौन से हैं, या फिर आपको कैलकुलेट करना होगा इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल हैं और आपको उनका डिफरेंस निकालना होगा। फॉर एग्जांपल POP के अंदर CaSO4.5H2O, जिप्सम के अंदर CaSO4.2H2O। अब इनका डिफरेंस होगा 3/2H2O, मतलब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल होंगे। तो आपने पहले एक के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखे, दूसरे के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लिखे, और उसके बाद इसका डिफरेंस क्रिएट किया। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था फाइनल CBSE एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डिफरेंट टाइप की ओर्स का। सिनाबार एक बहुत इंपॉर्टेंट ओर है जो मरकरी की ओर है, HGS उसका फॉर्मूला है। इसके अलावा कैलामाइन दैट इज ZnCO3, इसके अलावा जिंक ब्लेंड ZnS। आयरन की ओर है बॉक्साइट Al2O3.2H2O। तो आप एक क्वेश्चन ओर्स पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ओर का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा, और साथ में ये पूछ लिया जाएगा कि अगर आपको इस ओर में से प्योर मेटल आइसोलेट करना है, सो व्हाट कुड बी द प्रोसीजर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है pH का। आपको पता है 0 to 14 इज द pH रेंज, जहां पे 0 to 7 होते हैं एसिड, 7 to 14 होते हैं बेस, एंड 7 पे होता है हमारा न्यूट्रल दैट इज वाटर। और 0 to 7 में भी 0 to 4 एक्वायर करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की पोजीशन।
4 to 10 एक्वायर करते हैं वीक एसिड की पोजीशन, देन 7 to 10 एक्वायर करते हैं वीक बेस की पोजीशन, एंड 10 to 14 विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। तो मतलब जो बॉर्डर है 0 to 4 एंड 10 to 14, तो जो बॉर्डर हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रॉन्गनेस को, चाहे वो एसिडिटी हो चाहे वो बेसिसिटी हो। एंड पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे भी आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सीबीएसई पूछती है वो पीएच की एप्लीकेशन के बेसिस पे होता है। एक मिल्कमैन वाला क्वेश्चन काफी फेमस है कि मिल्कमैन गर्मियों में जो उसके पास मिल्क कंटेनर होते हैं उसमें पहले से ही बेकिंग सोडा मिला देता है। क्यों? क्योंकि बेटा मिल्क के चांसेस होते हैं गर्मियों में एसिडिफाई होने के, मतलब दूध खट्टा हो सकता है गर्मियों में बिकॉज ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। तो उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्कमैन पहले ही उसके अंदर मिला देता है कुछ अमाउंट बेकिंग सोडा का, ताकि जो पीएच डिक्रीज हुई है गर्मियों के कारण माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन के कारण उस पीएच को दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लाया जा सके। नेक्स्ट आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के डिटेक्शन टेस्ट पे। हाइड्रोजन को हम टेस्ट कर सकते हैं पॉप साउंड टेस्ट। जैसे ही जलती हुई कैंडल आप हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बुझ जाएगी विद अ पॉप साउंड। CO2 के लिए एक क्लासिक टेस्ट है दैट इज लाइम वाटर टेस्ट। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर आप एक लाइम वाटर को CO2 से रिएक्ट कराते हैं तो लाइम वाटर जो कि ट्रांसपेरेंट होता है CaOH ट्वाइस, जब वो CO2 से रिएक्ट करेगा तो CO2 से रिएक्ट करने पे वो बनाने वाला है CaCO3 that is milky in color. So CO2 turns lime water milky. Similarly हमारे पास ऑक्सीजन का टेस्ट होता है कि अगर आप बर्निंग कैंडल के पास ऑक्सीजन को लेके जाएंगे तो बर्निंग कैंडल या बर्निंग स्पिंस्टर और ब्राइटली बर्न करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन हमेशा फायर को प्रमोट करती है, आग लगने को प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे ना आए बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ऐसा क्वेश्चन काफी बार देखा गया है कि बताइए इन दोनों मेटल की रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इन दोनों मेटल में से कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है नहीं है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से आनी चाहिए। और साथ में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं दैट कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट इन जिंक वेसल और नोट। अब आपको ऐसे केसेस में रिएक्शन करवा के देखनी है। सपोज कॉपर सल्फेट प्लस Zn है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को डिस्प्लेस करने वाला है सोल्ट सॉल्यूशन से। सो प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu। और अगर ये रिएक्शन फिजिबल होती है तो समझ जाना उस वेसल में आप उसको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद वो वेसल पहले जैसा नहीं रहेगा, वो वेसल लीक कर जाएगा। अगर कभी कोई आपसे पूछे क्या आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को कॉपर वेसल में रख सकते हैं, तो आंसर आएगा यस, बिकॉज इन दोनों की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव होगा। सिमिलरली स्पून वाले क्वेश्चन भी कॉमन है, कैन वी स्टिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद जिंक स्पून? नो, बिकॉज जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट के साथ और रिएक्ट करने के बाद कॉपर को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से और फाइनली जो स्पून होगी वो मेल्ट कर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, तो इस कॉन्सेप्ट को भी अपने पास आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आता है दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आपको एक रिएक्शन दी जाएगी, आपको ये बताना होगा कौन है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन है सब्सटेंस रिड्यूस, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है मतलब उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन, और जिस भी कंपाउंड से ऑक्सीजन जा रही है उसकी हो रही है रिडक्शन। या अनदर वर्ड्स में कहें, जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रही है उसकी हो रही है रिडक्शन, या जिस भी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है उसकी हो रही है ऑक्सीडेशन। अब अगर आप एक बार ये आइडेंटिफाई कर लें कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है किसकी रिडक्शन हो रही है, तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसकी रिडक्शन होती है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पे। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास रिएक्ट करने वाली एंटिटीज एक मेटल है और एक नॉन मेटल, तो कंपाउंड बनेगा आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल Na एंड Cl, NaCl आयनिक है क्योंकि Na सोडियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम अगेन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। बट अगर रिएक्ट करने वाली एंटिटीज में दोनों नॉन मेटल हैं तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी कोवेलेंट कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टी आयनिक से काफी अलग होंगी। फॉर एग्जांपल CH4 जिसमें कार्बन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, तो CH4 मीथेन एक कोवेलेंट कंपाउंड होगा। इनकी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट आएगा। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आपको ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन इसमें करने हैं। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है सोल्ट वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को पर ग्लूकोज वाटर क्यों नहीं करता? रीजन आयनिक और कोवेलेंट का ही है। ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड वेयर एज सोल्ट इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड।
नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट निकल के आएगा दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबशन। आप याद रखेंगे जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, बर्न करना मतलब फूकना, कंबशन मतलब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट याद रखेंगे, प्रोडक्ट विल बी CO2 एंड H2O। प्रोडक्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा। वो बात की बात है कि कंबशन कंप्लीट हुई या इनकम्प्लीट, तो फ्लेम का कलर अलग हो सकता है, फ्लेम में स्मोक लेवल कितना होगा वो अलग हो सकता है, बट आपको प्रोडक्ट में CO2 एंड H2O ही याद रखना है जब भी कंबशन प्रोसीड होती है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा कि जब कंप्लीट कंबशन होती है तो कौन सा कलर ऑफ फ्लेम बनता है, तो ब्लू कलर की फ्लेम आती है, जैसे आप अपनी LPG में भी देखते हैं। बट अगर कंबशन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन में आप देखेंगे कि कलर ऑफ द फ्लेम विल बी ऑरेंज रेड, मतलब फ्लेम का कलर अब ऑरेंज रेड है, जैसा कि आप नॉर्मली चूल्हा जलते हुए देखते हो, जहां लकड़ी को डायरेक्ट जलाया जाता है, तो वहां पे कंबशन इनकम्प्लीट होती है। तो यहां से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकता है। सोप और डिटर्जेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि डिटर्जेंट क्यों बेटर है, बिकॉज हार्ड वाटर के साथ वो इजिली काम कर सकता है, झाग बना सकता है, जबकि सोप हार्ड वाटर के साथ काम नहीं करता बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्कम। अगर आप इसकी रिएक्शन देखना चाहें तो सामने आपको स्क्रीन पे इसकी रिएक्शन भी मिल जाएगी। तो इस रिएक्शन के अंदर एक इनसोल्यूबल मास बनता है स्कम, जो क्लीनिंग एक्शन को अफेक्ट करता है। लास्ट ईयर मिसल पे क्वेश्चन आ रखा था, जब डस्ट पार्टिकल को डिटर्जेंट मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे चारों तरफ से, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन के आएगा दैट स्ट्रक्चर वुड बी मिसल। एक कॉन्सेप्ट आता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन का, द प्रोसेस ऑफ सोप फॉर्मेशन, की सोप बनाने का प्रोसेस और रिएक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में काफी बार आ रखी है, इसकी एक्टिविटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन काफी बार आ सकते हैं। एस्टर्स आर द फ्रूटी स्मेल्ड कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड एल्कोहल। आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, आप एक एल्कोहल लीजिए, और उसको एसिड की प्रेजेंस में जब आप स्लाइटली हीट करेंगे तो आपके पास एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बनेगा। दैट फ्रूटी स्मेल कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एस्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी अपने पास नोट करेंगे कि आप आने वाले एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन फेस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। जब इस क्विक लाइम में आप मिलाते हैं वाटर तो बनता है CaOH ट्वाइस, जिसको आप स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर भी बोलते हैं। और जब आप इसके अंदर CO2 पास करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है ट्रांसपेरेंट से मिल्की, तो हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो यहां से ये भी क्वेश्चन आता है जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, हाउ CO2 टर्न लाइम वाटर मिल्की। जब CaOH ट्वाइस के साथ CO2 की रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा CaCO3। एक क्वेश्चन और यहां से बनता है दैट मिल्कीनेस डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम। तो मिल्कीनेस कुछ टाइम के बाद चली जाती है, क्यों? उसका रीजन ये है कि जब आप कंटिन्यूसली CO2 पास करवाते जाएंगे तो CaCO3 जो बना है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, दैट इज CaHCO3 होल ट्वाइस, जिसका कलर अगेन ट्रांसपेरेंट होता है। तो CO2 लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है, बट मिल्कीनेस कुछ टाइम के बाद डिसअपीयर हो जाएगी अगर कंटिन्यूसली CO2 पास होती रहे तो। ग्रेफाइट और डायमंड एलोट्रोप्स हैं कार्बन के, उसमें से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो ग्रेफाइट है और डायमंड है उनकी प्रॉपर्टीज आपस में काफी डिफर करती हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, और ग्रेफाइट के अंदर वो 4 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से एक्यूपाई नहीं होते। एक कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करता है बॉन्ड बनाने में, एंड 1 फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट्स व्हाई द ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर हम बात करें डायमंड की तो एक टेट्राहाइड्रल पैक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और साथ में इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। टेट्रा मतलब 4, और टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 दूसरे कार्बन के साथ ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका होता है। नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 443 केल्विन के नाम से पूछी जाएगी, दैट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। आपको ये पेन डाउन कर लेनी है। अल्कोहल को जब आप हीट करते हैं 443 केल्विन पे तो वो कन्वर्ट होता है एल्कीन में। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास प्रोपेनॉल है तो वो प्रोपीन बनाएगा, ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटीन बनाएगा, पेंटेनॉल है तो पेंटीन बनाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। रिएक्शंस इस चैप्टर की सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट मैं उन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये थी आपकी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, एंड होपफुली इनमें से मैक्सिमम पॉइंट आप एक्सपीरियंस करेंगे अपने फाइनल एग्जाम में। इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने पास रखें, और जब भी आपका बोर्ड एग्जाम या प्री बोर्ड एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले आप इसे जरूर देख कर जाएं। गुड लक।